डॉक्टर अनिल कोहली आपका स्वागत करती हूं। डॉक्टर बसंत गोयल आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ पहली चर्चा और पहले सत्र का आगाज करते हैं। सबसे पहले क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन अभी अभी बसंत गोयल हमने देखा और किस तरीके से आप समाज सेवा के साथ भी जुड़े हैं, न सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री में लोगों तक कैसे ईजिली मेडिसिन को अवेलेबल करवाना है, इस बात को लेकर आप खास ध्यान रखते हैं। तो फार्मेसी उद्योग में आपको लगता है कि कोई आज की तारीख में चुनौतियां भी हैं, और सबसे बेहतर अगर आप उन चुनौतियों को समझते हैं तो उनका समाधान आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सबको गुड मॉर्निंग और नमस्ते से शुरुआत करूंगा। सुबह का सेशन है, सबसे पहला सेशन है। मैं भारत 24 को धन्यवाद दूंगा दिल की गहराइयों से, जो छोटी छोटी बातें पूरे जगत में पहुंचा पाते हैं। और भारत देश का जो एक सपना है, मोदी साहब का जो एक सपना है, विकसित भारत 2047, मुझे ऐसा लगता है हमारा भारत 24 चैनल, मैं हमारा इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि जितना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हमें भारत 24 में मिलता है, जिस तरीके से वो छोटी छोटी बातें सब तक पहुंचाते हैं, तो मैं मतलब कितना धन्यवाद बोलूं मैं, इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। और छोटी छोटी बातों को जिस तरह भारत 24 मॉनिटर करता है, लोगों के बीच में पहुंचाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भारत देश एक सपना लेके रखा है कि विश्व गुरु बनना है, मुझे ऐसा लगता है कि 2047 से बहुत पहले हमारा भारत देश विश्व गुरु बन जाएगा। पूर्णिमा जी ने जो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन रखा कि हम फार्मेसी के बैकग्राउंड से हैं, इस बैकग्राउंड से क्या क्या चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों से हम कैसे निकल सकते हैं और देश को कैसे सर्व कर सकते हैं, मेडिकली हम चीजों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये एक इतना अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका रिप्लाई देना चाहता हूं कि आज के जमाने में मेडिसिन का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन लिखता है, यदि प्रॉपर तरीके से वो मेडिसिन उनको ना मिले, कुछ गलती हो जाए, कुछ उनको समझने में गलती हो जाए, प्रॉपर डोज ना दी जाए, तो उनको जो हम सोचते हैं कि वो 3 दिन में ठीक हो जाएंगे या 5 दिन में ठीक हो जाएंगे, वो ठीक नहीं हो पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले यदि उसने डोलो लिखी है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मेडिसिन वही दें जो लिखा है, उसमें चेंज ना करें। क्योंकि किसी भी डॉक्टर की एक पी ड्रग बोलते हैं कि सब लोगों की ना एक पर्सनल ड्रग्स होती है, मतलब कि हर एक को ट्रस्ट होता है कि पैरासिटामोल में 100 ब्रांड आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं किसी को क्रोसिन पे ट्रस्ट है, किसी को कालपोल पे ट्रस्ट है, किसी को डोलो पे ट्रस्ट है, तो उनको ऐसा मानना उनका ये रहता है कि हम सबसे पहले मेडिसिन वही दें उसमें। तो इसमें रहता है कि कोई सब्स्टिट्यूट ना करें किसी चीज को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिसिन को टाइमली लेना, जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि डॉक्टर ने 3 बार लिखी है या 4 बार लिखी है तो उतनी बार दी जाए। तो उस केस में हम लोग 1 to 1, चाहे पेशेंट कितना भी एजुकेटेड हो, चाहे वो सेम प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, लेकिन ये हमारी सबसे पहली इच्छा रहती है कि उनको मेडिसिन लेने का तरीका पता हो। तो हम डिफरेंट एनवलप लेते हैं, उसके ऊपर टिक करके देते हैं कि आप दिन में 3 बार लेनी है, 4 बार लेनी है, 5 बार लेनी है, 3-3 घंटे बाद लेनी है। तो मेरा ऐसा मानना है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 ही चीजें हैं जो हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है और जो हम कर रहे हैं, कि एक तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, और दूसरा डोजेज, जो डोज कोई भी डॉक्टर जिस तरह लिख रहा है उस तरह पेशेंट को दी जानी चाहिए। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर अनिल कोहली, ओरल हेल्थ केयर और वेलबींग, जैसा कि मैंने जिक्र किया, आप भी महसूस करते हैं कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बड़ी है, और अगर नहीं है तो फिर सोशल मीडिया तो है ही, आजकल बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए भी है और कंफ्यूज करने के लिए भी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस मंच से आप बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट ओरल हेल्थ केयर और वेलबींग और उससे जुड़ी अवेयरनेस है। फर्स्टली आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीबॉडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे। जब आप देखते हैं तो मैंने देखा भारत 24, थोड़ा सा सब माइक पास करें, एंड दिस इज द दिसंबर मंथ ऑफ 2024, so it just coincides this function, the month of December 25th is coming, the Christmas and then the New Year, and we are having this function also on the end of the year. मैं पहले भी इस मंच पर आ चुका हूँ। पहले तो मैं भारत 24 का धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे आमंत्रित करने के लिए, और दूसरा ऐसे ज्वलंत
क्वेश्चंस को उठाने के लिए कि आम आदमी तक ये पहुंच सके। अब पूर्णिमा जी ने मेरे से सवाल किया कि ओरल हेल्थ को और जनरल हेल्थ के साथ आप कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए, मेरे को 40 साल इस प्रोफेशन में हो चुके हैं और जो मैंने 40 साल पहले देखा और आज देखा और आज पिछले 10 साल में देखा, उसमें बहुत बदलाव आया है। आज एक उभरता भारत, इमर्जिंग इंडिया की बात करते हैं। आज आदमी, लड़का लड़की साथ में काम करने के लिए कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, जेंडर इक्वालिटी आने की बात होती है। उसी तरीके से देखा जाए तो आम आदमी के जहन में ये बात आई है कि ओरल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दी जाए। ये सारी चीज़ें जब आप ग्रो करते हैं, आपकी इकॉनमी ग्रो करती है, आपके साधन बढ़ते हैं, तो इन चीज़ों का उपयोग और माध्यम ऐसा मिलना चाहिए कि आम आदमी तक पहुंच सके। कोई टाइम ऐसा था कि ओरल हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। अगर आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, आँख की प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आदमी एकदम भागता है। लेकिन आज के समय में कोई भी, वी आर द यंगेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड एंड इसमें यंगेस्ट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो उनको जब अपने काम पे जाते हैं, दे वांट ए स्माइलिंग फेस, दे वांट टू फील बेटर, कि मुंह से कोई स्मेल भी ना आए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आम आदमी चाहता है कि उसकी इस तरफ रुझान बढ़ा है कि दांतों को भी सुंदर बनाया जा सकता है। ओरल हेल्थ का और जनरल हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपस में ताल्लुक है। कुछ बीमारियां हैं, जैसे मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज़ का है आपका, और दिल के रोग हैं। तो अगर ओरल एनवायरनमेंट में बेहतरी नहीं आएगी तो उन चीज़ों के बढ़ने का कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर हम शुरू से ही उन चीज़ों का ध्यान किया जाए तो जितनी ओरल डिजीज़ हैं वो सारी प्रिवेंटेबल हैं। देखिए, हमारे देश में तंबाकू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उससे कैंसर का बहुत होता है। डॉक्टर गोयल ने भी आपको बताया फार्मेसी में हमारा कितना चेंज आया है दवाइयों में, डोलो के ऊपर उन्होंने बताया। इसी तरीके से ओरल हेल्थ के इम्पोर्टेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है और आज का आम आदमी हेल्दी, सुंदर और खुशहाल दिखना चाहता है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि हमारे देश की जो एवरेज एज होती थी 37 ईयर्स होती थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज ये उम्र हमारी 65 ईयर से ज़्यादा हो गई है। तो जब आप ज़्यादा देर तक जिंदा रहेंगे तो आपको साधन भी चाहिए खाने पीने के लिए, स्वास्थ्य भी अच्छा चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो आपको दांत भी अच्छे चाहिए और मुस्कुराते रहने चाहिए। तो इसलिए इन चीज़ों की बहुत महत्ता बढ़ी है। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर बसंत गोयल, अगर फार्मेसी उद्योग में हमने देखा कि आप नवाचार को बढ़ावा देते हैं, किस तरीके से आप उसको बढ़ाते हैं, और दूसरा आपको लगता है कि इस क्षेत्र में सरकार का योगदान किस तरीके से हो सकता है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यदि आज के टाइम में देखें तो एडिक्शन है, जो डे बाय डे बढ़ रहा है। उसके ऊपर मैं मानता हूं सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। आज भी इतने सारे एरियाज, यदि मैं दिल्ली की ही बात करूं, दिल्ली में भी आज इतने स्लम एरियाज हैं जहां आज भी एडिक्शन है। तो एडिक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है रेगुलेटरी को। जैसे एडिक्शन कम होगा, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, आज यदि आप 16 से और 25 साल के बीच में बात करें तो वो लोग एडिक्ट होते जा रहे हैं चीज़ों के प्रति, मेडिसिन के प्रति। वो ड्रग लेते हैं, कोकीन लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मेरा हमेशा सरकार से एक ही चीज़ मैं विनती करता हूं और हमेशा कोशिश करता हूं जब भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे मैं आता हूं कि एडिक्शन के ऊपर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब उस तरीके से, चाहे वो कोई फार्मेसी से चीज़ बिकती है या कोई भी यंगस्टर या किसी भी एज का आदमी उन सब चीज़ों को ले रहा है, कोई भी आदमी इस चीज़ को लेता मिले, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, एक कार्रवाई कम से कम हजारों लोगों को एक मैसेज देती है कि हम किस तरह उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है एडिक्शन। एडिक्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है काम की, और ये दिल्ली में नहीं, पूरे भारत देश में ज़रूरत है। बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं है, और आज के टाइम में फ्रीली सब चीज़ें बिक रही हैं और वो सब लोग लेते हैं। मैं 94-95 में मैंने फार्मेसी किया बेंगलोर से। कैन यू इमेजिन, रेस्टोरेंट में उस टाइम कोरेक्स और फेंसिडिल 2 कप सिरप आते हैं, उनको पेप्सी और डोसा बोला करते थे। 94-95 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो
कितनी इस बात के ऊपर अवेयरनेस की जरूरत है और कितनी रेगुलेटरी की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है And since एडिक्शन you're के talking about the regulatory and the awareness, डॉक्टर अनिल कोहली, अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया का जिक्र किया। आजकल एक स्वैग है सिगरेट पीना, स्वैग है टोबैको का इस्तेमाल करना। यंग एज में बच्चे जो हैं वो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं। स्मोकिंग हैज बिकम एन एडिक्शन एंड हैबिट, जो मुझे लगता है एक बड़े वर्ग में है। आई एम श्योर यहाँ बैठे बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट कर पाते होंगे। लेकिन एक तो मैं इस एडिक्शन पर समझना चाहती हूँ कि कैसे, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। क्या कोशिश करें, क्या अपना माइंडसेट चेंज करें, क्या अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें कि लोग इससे खुद को अलग कर पाएं, एंड एट द सेम टाइम ड्रिंकिंग ऑल्सो। देखिए, आपने एक बहुत अच्छा चीज़ बताई कि स्मोकिंग से कैसे बच्चों को बचाया जाए और एडिक्शन ना हो उनको। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे देश में जो यंग जनरेशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 40% ऑफ द पीपल आर बिटवीन 25 to 40 ईयर ऑफ एज। जब वो हमारे एक आइकॉन को, किसी फिल्म स्टार को और किसी दूसरे आदमी को स्मोकिंग का, पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो उनको उस तरफ खींचता है। तो मैं चाहूँगा, जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी जिन्होंने स्मोकिंग के लिए कभी ऐड नहीं दिया और मना किया, तो इन आइकॉन्स को एक उदाहरण बनना चाहिए, ना कि एक कारण बनना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज्वलंत सवाल है और जिसको इस माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी बीइंग ए डेंटिस्ट टोबैको के अगेंस्ट हूँ, लेकिन वो लोग ऐसे विज्ञापन अगर ना दें तो आने वाली जनरेशन के लिए ये अच्छा उदाहरण बनेंगे और उससे बच पाएंगे। आप देखिए, आज आप सिगरेट की डब्बी देखिए, उसके ऊपर आपके ऊपर कैंसर का इतना बड़ा निशान बना होता है कि आपका फेस डिसफिगरमेंट हो सकता है, आपकी लाइफ खत्म हो सकती है। लेकिन जब हमारा यूथ या बच्चा, गांव का बच्चा या शहर का बच्चा देखता है कि अच्छा, हमारा कलाकार, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब वो एक विज्ञापन में खड़ा होता है और दिखाता है कि सिगरेट पीते हुए, तो वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इन चीज़ों को, उन लोगों को जो कि उसको विज्ञापन के जरिए, क्योंकि पैसे की देखिए उन लोगों को कमी नहीं है, ये अगर दूसरे तरीके से दिखाएं कि इसका आपको नुकसान भी हो सकता है, तो उससे हमारे देश के यूथ को एक उदाहरण मिल सकेगा और एडिक्शन वाला जो इशू आपने बताया वो कम हो सकता है। बिल्कुल। एट द सेम टाइम पिछले कुछ समय में कैंसर के केसेस अलग अलग तरीके के बहुत बड़े हैं, तो टोबैको और ओरल कैंसर के बीच में कोई रिलेशनशिप है? हाँ, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, अगर आप मेरे को पूछें, ओरल कैंसर जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। इंडिया को वर्ल्ड की कैपिटल माना जाता है ओरल कैंसर की। 1/3 ऑफ द बॉडी कैंसर इन ह्यूमन बीइंग इन इंडिया आर द ओरल कैंसर, वेयर एज ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन में 1/6 है। लेकिन हमारे देश में इसका प्रचलन, तंबाकू, डिफरेंट रूप में तंबाकू का यूज़ है। देखिए, पान मसाला भी है, उसमें सिगरेट भी है, खैनी भी है, उल्टी सिगरेट भी लोग पीते हैं, गांव की लेडीज़ भी सिगरेट पीती हैं। तो एक तरफ से देखिए सरकार के लिए माध्यम है एक्साइज और टैक्स का, बिजनेस का भी है, और दूसरी तरफ इसके हानिकारक जो हैं बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले सकते हैं। एक 20-22 साल का लड़का अगर उसको तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है और वो 25 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है, तो देखिए आपका कितना लॉस है। और इन चीज़ों का लॉस सिर्फ फिजिकल लॉस नहीं है, आप देखिए वर्क लॉस आपका कितना होता है। एक पढ़ा लिखा आदमी अगर कैंसर से पीड़ित होगा तो उसको ना तो वो काम ठीक से कर पाएगा, ना ठीक से रह पाएगा, ना उसकी जीवन शैली चल पाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी सरकारों को ऐसे नियम लाने चाहिए, जैसे हमने नियम बनाया स्कूल के 2 किलोमीटर के एरिया में आपको तंबाकू नहीं बेच सकते, लेकिन इनके ऊपर बैन लाना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आने वाले समय के लिए ये एक अच्छी चीज होगी और आपने तो सरकारें इस तरफ ध्यान दें। आपने तो वर्क लॉस का जिक्र किया। वर्क लॉस के साथ साथ आपका फिजिक लॉस, आपका मेंटल लॉस, आपकी हेल्थ लॉस, आपका फाइनेंशियल लॉस, फिर लॉस ही लॉस है, फिर वो लॉस चलता जाता है। फैमिली का लॉस कितना बड़ा है। बिल्कुल। देखिए, जिसको कैंसर होता है वो अपनी जमीन बेच के, घर बेच के भी इलाज कराता है। तो इन सब चीजों को पर ध्यान दिया जाए तो इनसे बचा जा सकता है। एंड सेल्फ अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट, आई फील सेल्फ अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। और जो स्टैट्यूटरी वार्निंग है उसको हम समझें कि हमें इसकी तरफ नहीं जाना है और कैसे सेल्फ कंट्रोल रखना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बसंत गोयल सर, अगर मैं आज की स्टेट में, भारत में फार्मेसी एजुकेशन की बात करूं, तो आप किस तरीके से उसको देखते हैं और हाउ बेटर इट कैन बी
गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इसमें क्या हो सकते हैं? पहले तो अभी फार्मेसी एजुकेशन के बारे में यदि हम बात करें तो पहले से और आज में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। यदि मैं 94-95 का पास आउट हूँ, उसके बाद फिर मैंने पीएचडी मास्टर्स किया, बैचलर्स किया, लेकिन उस टाइम में कॉलेजेस नहीं होते थे। नॉर्थ इंडिया में कॉलेजेस बहुत कम थे। आज के समय में ट्रिमेंडस चेंजेज आए हैं। मुझे उस टाइम फार्मेसी करने के लिए बेंगलोर जाना पड़ा। आज कहीं भी जरूरत नहीं है। यदि मैं दिल्ली में बात करूं, दिल्ली में इतने पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, अब तो मेडिकल कॉलेजेस इतने खुलते जा रहे हैं, पैरामेडिकल की तो कोई बात ही नहीं है। गवर्नमेंट ने फार्मेसी एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा ध्यान दिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। मेडिसिन और डॉक्टर आज की लाइफ की सबसे बड़ी जरूरत है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और धीरे धीरे इसके ऊपर और अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं और एजुकेशन लेवल फार्मेसी एजुकेशन में बहुत अच्छा बढ़ा है। इसके साथ साथ आपको ब्लड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ब्लड डोनेशन का जो आप काम करते हैं, न सिर्फ इंस्पायर करते हैं बल्कि खुद आप इसका हिस्सा हैं। मैं चाहूंगी कि एज एन अवेयरनेस आज जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में इस बात का जिक्र करें, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, और आपने क्यों सोचा ऐसा करने का? ये बहुत बचपने की मेरी कहानी है। जब मैं अराउंड 10-12 साल का होता था, एक बार मैं किसी रिलेटिव को अपने पेरेंट्स के साथ देखने गया, तो वहाँ किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को 3 यूनिट ब्लड लाने के लिए बोला, तो उनके जो आसपास के रिलेटिव्स थे वो भी सब भाग गए। उन्हें एक फोबिया हो गया कि 3 यूनिट ब्लड देना है तो कैसे देना है। मैं उस टाइम उतना छोटा था कि मेरी उतनी तो हैसियत नहीं थी कि मैं ब्लड डोनेशन कैंप लगा पाऊँ, लेकिन मेरे दिल में तब से ये एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई कि जब मैं थोड़ा सा भी बड़ा हूँगा तो मुझे ब्लड डोनेशन कैंप लगाने हैं, और भारत देश में जहां भी जिसको ब्लड की जरूरत पड़े उसको कमी ना हो। कैन यू इमेजिन, आज से 25 साल पहले मैंने पहला ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जिसमें 500 यूनिट ब्लड की आई, और तब से मैं लगाता गया, कारवा बढ़ता गया। अभी 6 जुलाई को मेरा बर्थडे था। मैंने सोचा इस दिन को, अपने भारत देश को कहीं ना कहीं आज इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना है। 6 जुलाई को सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप जो इंडिया का लगा, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। यूएसए से जजेज आते हैं उनके, एंड दैट हैज बीन स्टार्टेड एट मॉर्निंग 8 o'clock। कैन यू इमेजिन कि 8 बजे 200 लोग लाइन में थे ब्लड डोनेशन के लिए। और ये क्या है? ये सिर्फ एक अवेयरनेस है। जो लोगों के बीच में एक फोबिया था कि ब्लड देने से वीकनेस आ जाती है, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ 4 घंटे के बाद पूरा ब्लड बन जाता है और कोई भी वीकनेस किसी को नहीं आती। तो इस फोबिया को दूर करने में मुझे 20 से 25 साल लग गए, लेकिन आज मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को मानता हूं, अपने उस डियर नियर जो लोग मेरे साथ इस मुहिम में रहे। और आज की डेट में आप लोग समझ सकते हैं कि मैं 200 यूनिट रोज पैन इंडिया लोगों को दे पाता हूं। ब्लड डोनेशन कैंप तो इतने सारे लग रहे हैं। अब हमारा क्या होता है, ब्लड डोनेशन कैंप हमने लगाया, खूब सारी यूनिट अलग अलग ब्लड बैंक्स को आ गई। इंपॉर्टेंट है कि लोगों को सही टाइम पे सही ब्लड पहुंच पाए। तो मैं पैन इंडिया, आज के टाइम में किसी को भी ब्लड की जरूरत होती है, मिनटों सेकंडों में हम ब्लड अरेंज कर देते हैं। और इसके लिए तो एक बार जरा जोरदार तालियां बननी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के इनिशिएटिव्स और उनको बढ़ाना। लेकिन हमारी बॉडी की खूबसूरती देखिए यही है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने आप चीजें अंदर बिल्टअप करते हुए चलती है सर, और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी हमारे लिए। हमारी बॉडी खुद ही लड़ती रहती है उसको बेहतर रखने के लिए। और उसमें जो ब्लड मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया वो राष्ट्रपति साहिबा ने दिया। उनको जब ये पता चला कि हमारा भारत देश एक ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप लगा 6 जुलाई को जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं 4 दिन प्रेसिडेंट हाउस में रहा। उन्होंने ब्लड मैन ऑफ इंडिया का मुझे नाम दिया। उसके बाद अनेकों जगह से वर्ल्ड के अलग अलग कोनों से नाम दिया गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ब्लड मैन ऑफ इंडिया तो नाम दिया गया, लेकिन उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो रोज हम लोगों को ब्लड पहुंचा पाते हैं और पूरे पैन इंडिया पहुंचा पाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लोगों के बीच का फोबिया निकला। यदि 8 बजे सुबह 200 लोग लाइन में हैं, बिल्कुल। और इसमें एक एग्जांपल मैं ऐसा देना चाहूंगा, अभी 6 जुलाई का एक यंगस्टर था, उसकी यूएस की फ्लाइट थी। यूएस की फ्लाइट 24 आवर्स की है, लेकिन उसने प्रण किया था कि मैं ब्लड देके ही फ्लाइट लूंगा। तो उसने कितना बड़ा एग्जाम्पल वहां पे सेट किया
कि वो 24 आवर्स के लिए फ्लाई करने वाला है, पर उसको कोई चिंता नहीं थी। वो ब्लड देने के तुरंत बाद एयरपोर्ट गया और वहां से उसने फ्लाइट क्या किया। बात है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है। जी डॉक्टर अनिल कोहली, अगर हम उभरते हुए भारत में बात करें, क्योंकि हम भारत भाग्य विधाता की बात करते हैं, निर्माता की बात करते हैं, जिसमें आपका अपना भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो बदलते हुए भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं आप कितना मानते हैं कि बेहतर हुई हैं? दूसरा, इसमें सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर है उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने एक ऐसा सवाल पूछा है कि ये इसका मैसेज आम आदमी तक, ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जन आयोग योजना, ये हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में आने के बाद शुरू की। अगर आप उसको थोड़ा डिटेल में जाएं तो 5 लाख रुपया पर फैमिली उन्होंने किया और उस योजना के द्वारा 40 करोड़ से ऊपर जनता हमारी, अराउंड 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आयुष्मान योजना और आयुष्मान योजना जिसको इस बार और ज्यादा 70 साल से ऊपर के लिए खोल दिया गया। अभी इस साल उन्होंने उसको 70 साल से ऊपर वाले आम आदमी के लिए 5 लाख रुपए के लिए किया, जिसमें कि आपके 36 करोड़ लोगों को और वो सुविधा मिल पाई। तो अब आप देखिए, 40 करोड़, उसके बाद आपके 36 करोड़, करीब 80 करोड़ आउट ऑफ 140 बिलियन। तो आपकी आम आदमी को 5 लाख रुपए तक की सुविधा मिली, जो कि उभरते भारत के लिए एक बहुत बड़ा सपना है। मैं कहूँगा कि आम आदमी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता और वो टर्शरी हॉस्पिटल में, सेकेंडरी हॉस्पिटल में वहाँ पहुँच सकता है। दूसरा मैं आऊँगा, देखिए अब हमारे यहाँ पोलियो इरेडिकेशन हुआ, अब हमारे यहाँ टीबी इरेडिकेशन चल रहा है, विच इज़ ए वेरी बिग थिंग। उसमें भी जो टीबी के लोगों को खाने की समस्या होती है, उसमें 1000 रुपये का सरकार ने अपने खाते से दिया। अब उससे और आगे जाएं तो हमारे यहाँ रिसर्च का जो कंपोनेंट था मेडिकल साइंसेज में, वो बहुत कम था। तो आज सुबह हम गोल्फ खेल रहे थे, तो हमारा डॉक्टर बहल के साथ, जो कि आईसीएमआर के डायरेक्टर हैं, उनसे हमने पूछा कि भाई आपका, क्योंकि मुझे यहाँ आना था। ऑन अ लाइटर नोट, आप सुबह गोल्फ खेल रहे थे, बहुत सारे लोग क्योंकि ठंड हो गई है तो सुबह सोना प्रेफर कर रहे होंगे। तो उन्होंने बताया मुझे, गुड एग्जाम्पल उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारा 1000 करोड़ का रिसर्च का बजट था आईसीएमआर का मेडिकल साइंसेज के लिए, इट हैज रीच टू द 4000 करोड़। जस्ट इमेजिन करिए। मैं इससे और थोड़ा आगे जाऊंगा। 2004 से लेके 2010 तक आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। दैट टाइम वी हैड 360 मेडिकल स्कूल्स इन द कंट्री एंड देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, लाइक 10 लाख डॉक्टर हमारे होते थे एंड ऑल। और पॉपुलेशन के हिसाब से 1:1000 का जो WHO का रेशियो है, हमारे देखते देखते वो नंबर जो आया 600 आया। अब प्रधानमंत्री ने रिसेंटली किया कि हमारे देश में 1000 मेडिकल कॉलेज होंगे। आप देखिए पिछले 10 साल में कितनी हमारी वो बढ़ी है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर गोइंग टू इंक्रीज, नंबर ऑफ फैसिलिटीज आर गोइंग टू इंक्रीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा उभरते भारत के रूप में आपने कहा। तो आई वॉज इन चेन्नई फॉर सम फंक्शन, तो मैंने एक टैक्सी की, थोड़ी दूर का था, जिसमें 100-125 रुपये होगा, तो मेरे पास चेंज नहीं था। तो मैंने, ड्राइवर ने मेरे को कहा सर आपके पास पे टाइम है तो आप वो कर दीजिए। अब देखिए आम आदमी की पहुंच देखिए कि कनेक्टिविटी, टेलीमेडिसिन, जो आदमी आपका बाहर बैठा है और जो आम हमारे जैसे बड़े डॉक्टरों के पास नहीं पहुंच सकता, बसंत जी के पास ब्लड चाहिए तो नहीं पहुंच सकता, वो डिजिटल इंडिया के थ्रू पहुंच सकता है। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लिए। देखिए कोई भी जब उभरती चीज़ होगी उसमें 3-4 चीज़ें आपकी, देखिए हेल्थ, एजुकेशन, हमारे देखिए कितने IMI थे, कितने IIT थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे, एंड लुक एट द प्रोग्रेस एंड प्रोलिफरेशन इन द लास्ट 10 years, इज माइंड ब्लोइंग। मेडिकल साइंस देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, तो हर चीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आप देखिए हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइसेस जो बनती हैं, तो वी आर नंबर 4 इन एशिया। चाइना, जापान के बाद, कोरिया के बाद हमारा नंबर आता है, एंड 20th नंबर इन द वर्ल्ड, जहाँ पे न्यू इन्वेंशन इन द मेडिकल साइंसेज होती हैं और जो हमारी मेड इन इंडिया का वो होता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज हमारे पिछले 10 साल में आया है, जो कि 60 साल में नहीं हुआ।
और आने वाले समय में 2047 में तो आई थिंक वी विल बी द बिगेस्ट वर्ल्ड पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। बिल्कुल, और उसी की तरफ हम अग्रसर हैं और इसीलिए उभरते भारत बढ़ते भारत की बात हमेशा भारत 24 के मन से की जाती है। डॉक्टर बसंत गोयल, क्योंकि आपके मैं पूरी लाइफ को अगर थोड़ा सा समराइज करूं तो देश के प्रति आपने सोचा कि मुझे सेवा करनी है, मानव के प्रति आपने सोचा कि मुझे सेवा करनी है, स्वास्थ्य के लिहाज से आपने सोचा कि मुझे सेवा करनी है, फिर गौ सेवा के लिए आपने सोचा कि मुझे सर्विसेज देनी है, आगे बढ़ना है। कैसे आप इसको देखते हैं और आगे इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखो, ये पैशन तो मुझे बचपन ही से था, लेकिन यदि मैं आज की बात करूं तो यदि मैं 24 घंटे में से 15-16 घंटे मानवता के प्रति दे पाता हूं, उसमें स्वास्थ्य सेवा भी है, गौ सेवा भी है, और यदि मैं अपनी आय की बात करूं तो अपनी आय का 80 से 90% मैं लोगों के बीच में भारत सेवा और मान्य जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे मानव सेवा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो या गौ सेवा हो, उसके बीच में देना चाहता हूं। तो मुझे ऐसा मतलब प्राउड फील होता है आज इस स्थिति पर जाकर कि मैं अपनी लाइफ का 90% चीजें इस चीज में दे पाता हूँ, और मुझे अभी पैशन बन गया है। मतलब मैं अभी ड्रग एडिक्शन की बात कर रहा था, मैं अब इस चीज के लिए एडिक्ट हो गया कि मानव सेवा, स्वास्थ्य और गौ सेवा के अलावा जिंदगी का कोई वो नहीं है उद्देश्य। जिंदगी जीना है तो सिर्फ इन 3 चीजों के साथ जीना है, मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा। जी, अवस्थी जी का एक बार जल्दी से स्वागत कर देते हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज सर। भारत की अगर हम बात अनिल कोहली सर करें, डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म, हम टूरिज्म के लिए बढ़ावा देने के लिए देश भर में तमाम तरीके के काम करें, क्योंकि अवस्थी सर यहीं पर हैं तो उत्तर प्रदेश भी किस तरीके से टूरिज्म के लिए आगे बढ़ रहा है। सर कुछ कहना चाहते हैं आप? फ्रेंड्स मीट एट भारत 24 कॉन्क्लेव। जल्दी से सब बस एक लास्ट मैं इनका जगदीश चंद्रा जी का और अवस्थी जी का अभिनंदन करना चाहूँगा इनके आने के लिए। देखिए, मेडिकल टूरिज्म इज गोइंग टू कम टू इंडिया। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि डॉक्टरों की, फैसिलिटीज़ की, वर्ल्ड क्लास सर्विस की, लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर अगर आप देखें तो जो टच, मेडिकल टच या फीलिंग एक डॉक्टर हिंदुस्तान में पेशेंट को देता है, वर्ल्ड ओवर कहीं नहीं देता। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बेटी अमेरिका में प्रैक्टिस करती है, लेकिन मैं जो यहाँ देखता हूँ कि जो फीलिंग आम आदमी की, देखिए मैं लखनऊ से पढ़ा हूँ और लखनऊ में डॉक्टर की एज ए स्टूडेंट जब पढ़ते थे तो इतनी इज्जत थी कि वो आपको भगवान का दूसरा रूप मानते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, प्लस हमारे देश की ग्रोइंग इकोनॉमी को देखते हुए, प्लस द कॉस्ट, देखिए मेडिकल की जो कॉस्ट अमेरिका, यूरोप में है उसके हमारे यहाँ 1/4 है, लेकिन सर्विसेज उससे 10 टाइम बेटर है। तो वी कैन मैच एनी वर्ल्ड city or treatment in this country, whether it's a radiology, whether it's a dental implant, whether it's a knee implant, whether it's a heart surgery or is a organ transplant. We have the best of the people, we have the best of the doctors, and we can provide the best of the services to the world. देखिए कोरोना में क्या हुआ आपको, 130 देशों को आपने सेवाएं प्रदान की, तो उन्हीं चीजों को देखते हुए अगले आने वाले 10 साल में you will be the master of the medical tourism in this country, which I hope and I am sure we will be same on the Bharat 24 platform. Jagdish Chandra ji will organize and we will proudly say what we committed we have given to the country. बिल्कुल, और इसी तरीके से भारत के भाग्य को आप दोनों मिलकर निर्मित करते रहें, अपना योगदान देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया बसंत गोयल जी, आपका, अनिल कोहली जी, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां दोनों ही भाग्य निर्माताओं के लिए, भारत भाग्य निर्माताओं। थैंक यू सो मच सर।